प्रीति। बिल्कुल, और एक नजर इस बात पर भी रहेगी क्योंकि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बना। 2 घंटा 41 मिनट उन्होंने बजट भाषण दिया था। हालांकि 2022 की जब बात करें तो महज 1 घंटे 31 मिनट जो बजट का भाषण रहा वो रहा था। तो कहीं ना कहीं समय पर भी नजर रहेगी, क्या डिटेल्स होगी। सीधी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दोनों वित्त राज्य मंत्री आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री और वहां बजट को लेकर जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। आपको बता दें ये प्रक्रिया, ये परंपरा है जो बजट से पहले निभाई जाती है। और अब 9 बज चुके हैं, 11 बजे बजट पेश होना है। सत्र शुरू होते ही, कार्रवाई शुरू होते ही बजट सत्र की लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और उसके पहले अब राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और वित्त मंत्री के हाथ में ये पहली झलक आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें बजट की हैं। बहरहाल अब ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये लैपटॉप है या फिर ये बही खाते का रूप होगा, क्योंकि अशोक स्तंभ के साथ मैरून कलर का ये जो लिफाफा है बही खाते का रूप भी हो सकता है, ये टैबलेट भी हो सकता है और यही देश का आम बजट होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो कि वित्त मंत्रालय से निकलकर अपने दोनों जो सहयोगी वित्त राज्य मंत्री हैं उनके साथ वो राष्ट्रपति भवन का रुख कर रही हैं। यहां से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुमति लेकर, जो कि परंपरा है, उसके बाद में वो सीधे तौर पर बिल्कुल पराक्रम में काफी दिलचस्प तस्वीरें होंगी जो हम बता भी रहे हैं। राष्ट्रपति, हमें एक महिला राष्ट्रपति हमारे देश की हैं, महिला वित्त मंत्री, वो काफी दिलचस्प। 0015 निर्मला जी यहाँ से निकल रही हैं सामने से। निर्मला जी को बयां करती है तस्वीरें होंगी। और जैसा आप बता रहे थे कि बही खाता होगा या लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, ये तीसरी बार है जब पेपरलेस बजट पेश होगा। इससे पहले 2 बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है और अब तीसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी। पूरी तरह से जो संसदीय कार्रवाई है उसको लगातार पेपरलेस करने की जो कोशिशें हैं वो चलती रही हैं और इसमें कामयाबी भी मिली है और अब तीसरी बार पेपरलेस बजट आज हम पेश होता देखेंगे। ठीक है अखिलेश, वित्त मंत्री निकल चुकी है वित्त मंत्रालय से, सीधा राष्ट्रपति भवन का रुख कर रही हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल वित्त मंत्री निकल चुके हैं जी। देखिए अभी वो निकली हैं बिल्कुल अपने सही समय से, वो 9 बजे के एकदम सही समय पे निकली यहाँ से और उसके बाद अभी वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं। आप देख सकती हैं तस्वीरें, उनका काफिला पूरी तरह जा रहा है और राष्ट्रपति भवन में जाएंगी। एक औपचारिक मुलाकात होती है, औपचारिक तरीके से उन्होंने अपना जो टैबलेट है वो टैबलेट दिखाया, जैसा अभी हम सारे लोगों को उसी टैबलेट में वो कह सकते हैं कि किस तरह से खजाने का उपयोग करेंगी इस साल, वो उसी टैबलेट में सारी बातें दर्ज हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को के लिए भी यह पहला बजट है उनके कार्यकाल का और इस पहले बजट में उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से कल राष्ट्र के जो संबोधन किया दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को, उन्होंने बार बार मेरी सरकार क्या करेगी, मेरी सरकार ने क्या किया है, निश्चित तौर पे उन्होंने पिछले 9 सालों का तो लेखा जोखा किया है, लेकिन इस साल क्या होगा और इस साल के बारे में यह माना जा रहा है कि अगले 25 साल का जो अमृत काल है उस अमृत काल का भी एक लेखा जोखा, उसकी भी एक दिशा होगी। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी बहुत ही कह सकते हैं कि अविस्मरणीय क्षण होगा कि उनके आने के बाद जो 25 साल का अमृतकाल शुरू हुआ है और निर्मला जी जो कई बजट पेश कर चुकी हैं और उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है कि किस तरीके से समाज के विभिन्न तबकों में जो इच्छाएं जगी हैं, जो महत्वाकांक्षाएं बनी है और जो रोजगार के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं, लोगों की आशाएं बनी है, उसको कैसे पूरा करती है और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भारत अपना और ज्यादा महत्वाकांक्षी कदम उठाने वाला है। उसके अलावा G20 का जो सितंबर में शिखर सम्मेलन हो रहा है उसके एडिशन में जो बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, दुनिया के G20 के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और विभिन्न मसलों पर विचार कर रहे हैं। इन सारे बातों की भी एक झलक पराक्रम आपको मिलेगी और जो अभी निर्मला जी गई हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इजाजत लेंगी कि मैं अब जा रही हूँ बजट पेश कर रहे हैं और उस इजाजत के बाद ही वो जाएगी संसद भवन परिसर में। संसद भवन परिसर में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और
उसमें वो कहेंगी कि हाँ मैं बजट पेश करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए ये जो बजट है भले ही वित्त मंत्री पेश करती हो, लेकिन ये सरकार का बजट होता है और भारत सरकार के बजट के लिए सारे विभागों से 6 महीना से ये प्रक्रिया शुरू होती है। सारे विभागों से मांगे मानी जाती है कि आपकी क्या क्या मांगे हैं और आप किस तरीके से राजस्व में भी कह सकते हैं कि योगदान कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार के सारे विभागों, सारे मंत्रालयों का एक जो वित्तीय जो एक महत्वाकांक्षा होती है, उस वित्तीय महत्वाकांक्षा की एक झलक होती है। और निश्चित तौर पे चुनौती ये होती है कि न सिर्फ हम कितना खर्च करेंगे बल्कि हम कितना आमदनी करेंगे, क्योंकि जो अभी जो पूरी दुनिया की स्थिति है और देश की स्थिति है कि पैसा सरकार के हाथ में लगातार आपके पास हम आते रहेंगे और ये तस्वीरें आप संसद टीवी पर लगातार देख रहे हैं। कुछ पलों पहले की तस्वीरें हैं। अब राष्ट्रपति भवन का रुख कर चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वहां राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल, एक थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे, बात करें प्रीति, लेकिन उसके पहले सूरज मोहन झा संसद भवन परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, समझना चाहेंगे आपसे कि अब जब चूंकि अब कुछ समय बाकी रहा है, अभी 9 बजे लगभग बज चुके हैं, अभी संसद भवन में क्या स्थिति है, क्या तैयारियां, क्या कोशिशें हैं? पराक्रम, अगर हम कहें तो संसद भवन प्रांगण में बजट की पूरी तरह से तैयारियां जो है वो हो चुके हैं लगभग। तमाम गेट जो है, चाहे वो गेट नंबर 4 हो, प्रधानमंत्री का गेट हो, चाहे गेट नंबर 1 हो, सभी को फूल मालाओं से सजाया गया है। और गेट नंबर 1 पर खास तैयारी की जा रही है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ उनके सहयोगी राज्य मंत्री जो हैं और उनके अधिकारीगण वहीं से आएंगे और वो बजट की कॉपी उनके हाथ में होगी और वहां पर वो मीडिया के लिए फोटो करेंगे, जिसके जरिए से पूरा देश जो है वो बजट की एक झलक बाहरी तौर पर देख पाएगा। उसके बाद वो लोग संसद भवन में ही जाएंगे, जहां पर 10:10 पर कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहां पर कैबिनेट इस बजट को सहमति दे देगा, इसे अप्रूव कर देगा। उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जहां तक संसद भवन में तैयारियों की बात है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कुछ ऐसे दस्तावेज जो बजट के अलावा जो होते हैं, जिसमें जो सांसदों को बांटने के लिए होते हैं या तमाम जो मीडिया या अन्य लोगों के लिए होते हैं, वो अब रखने शुरू हो गए हैं, उसकी तैयारियां हो गई हैं। और पराक्रम, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने भी बजट को लेकर का संकेत दिए थे जब सत्र की शुरुआत में उन्होंने मीडिया से, इसी जहां पे मैं खड़ा हूं इसी जगह पे उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि इस बार का जो बजट है वो लोक कल्याणकारी बजट होगा, आम जनता का बजट होगा। इससे पहले हमने 26 जनवरी से पहले जो राष्ट्रपति महोदया का संबोधन देश के नाम था, उसमें भी सुना था कि 2023 तक जारी रहेगा। 82 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है वो जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो लोक कल्याणकारी रहेगा। चूंकि वैश्विक मंदी है, उसकी आहट को देखते हुए भारत में महंगाई और बेरोजगारी की जो दर है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब स्थिति सुधर रही है। उसके अलावा भी जो तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर भी क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये तमाम इस बार के बजट में हमें देखने को मिलेंगे और तैयारी पूरी तरह से संसद भवन प्रांगण में हो चुका है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ एक हलचल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। पराक्रम। सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी है। लेकिन ये 5वां बजट है निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर, और मैं अब स्टूडियो में जगह ले चुका हूं पराक्रम के प्रतिबिंब शर्मा। माना ही जा रहा है कि 2023-24 के साथ साथ ये अमृतकाल यानी कि 25 बरस का भी ये कहीं ना कहीं रोड मैप होगा ये बजट। सूरज, हम बता दें कि ये तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण थोड़ी देर पूर्व वित्त मंत्रालय में थी, अब वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गई हैं, राष्ट्रपति के पास जाएंगी और उनसे बजट पेश करने की अनुमति प्राप्त करेंगी। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, और हम बता दें कि राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं। कुछ क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, उनसे बजट पेश करने की अनुमति लेने वाली हैं। हम बता दें कि ये निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर 5वां वित्त बजट है। कुछ ही देर में वो बजट पेश करेंगी, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कैबिनेट की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तकरीबन 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में वित्त मंत्री को
बजट पेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कुछ देर पूर्व की ये तस्वीरें वित्त मंत्रालय से निकलती हुई राष्ट्रपति भवन के लिए जाती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भविष्य का बजट भी कहा जा रहा है क्योंकि अमृतकाल लग चुका है। अगले 25 बरस में भारत कैसा होगा, क्या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कायम की जा सकेगी, उसका आधार भी संभवतः इस बार का ये बजट रखने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बजट। बिल्कुल प्रतिबिंब, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास, बजट सत्र का जो दूसरा दिन, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो आज 5वां बजट जो है वो पेश करेंगे। सभी की निगाहें जो हैं इस पर टिकी हुई हैं, आम जनता की, खास लोगों की, इंडस्ट्री की, रोजगार पाने वाले लोगों की और छात्रों की भी, क्योंकि जैसा कि प्रतिबिंब, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो अच्छे अगले 25 सालों का रोड मैप है उसकी झलक जो है वो दिखाई देगी इस बजट में। और बजट को लेकर कहा जा रहा है कि चूंकि ये इस सरकार का पूर्णकालिक बजट है तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना होगा कि उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये थोड़ी सी देर पहले की है जब वित्त मंत्री निकली हैं और पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति भवन। फिलहाल आज दिन भर संसद टीवी पर बजट सत्र का जो विशेष प्रसारण है वो लगातार जारी है। आपको बजट सत्र से जुड़ी पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़ गए हैं। अजय शंकर जी, दीपशिखा शिकरवाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। मोनिका हलान वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ने वाली हैं और अमन जी हमारे साथ जो हैं लगातार बने हुए हैं। अमन अग्रवाल जी, देख रहे हैं सुबह से किस तरीके की यात्रा जारी है इस वित्त बजट को लेकर। और वित्त बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मोदी 2.0 सरकार का माना जा रहा है आखिरी पूर्णकालिक बजट होने वाला है। एक तो 25 बरस का रोड मैप, क्या अमृतकाल का वो होने वाला है, और दूसरा माना यह जाता है जब चुनाव से आखिरी पूर्णकालिक बजट होता है तो वो लोक लुभावना होता है। क्या संभावना लग रही है? मेरे विचार में कि ये जो बजट इस बार आने की उम्मीद है, जैसे पहले बजट आए हैं, चाहे वो मोदी 1.0 के ख़त्म होने पे आया हो या पहले आया हो, वो लोक लुभावना तो नहीं, इलेक्शन बजट जिसे कहा जाता है वैसा नहीं होगा। जो रिफॉर्म प्रोसेस इस सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट करना, उसके मद्देनजर रखते हुए जो प्रगति के रास्ते पे चलने वाला, हिंदुस्तान को आगे लेके चलने वाला बजट है वो ज़रूर रहेगा। अगले साल के प्रोजेक्शंस भी रहेंगे और अगले 25 साल के लिए हिंदुस्तान का एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है दिखाता हुआ बजट भी हमें देखने को मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें जरूर मेरे विचार में देखने को मिलेंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स के ऊपर, रोजगार के ऊपर जी, इस बिंदु पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट कर रहे हैं हमें। अखिलेश, वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन क्या पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद क्या पूरा ग्राफ है, क्या पूरा कार्यक्रम है वित्त मंत्री का? जी अखिलेश। देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब, निर्मला जी अभी यहाँ निकली और अभी राष्ट्रपति भवन में वो पहुँच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और अभी जहाँ खड़ा हूँ मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा देश का जो पावर सेंटर है, ये पावर सेंटर है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति भवन से सामने देखेंगी तो आप देखिए, एक तरफ बाईं तरफ, उनकी बाईं तरफ ये नॉर्थ ब्लॉक है जो दिखा रहा हूँ मैं, ये नॉर्थ ब्लॉक जिसमें कि वित्त मंत्रालय और उसके बाद गृह मंत्रालय का कार्यालय है। उसके दाहिनी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो दाहिनी तरफ विदेश मंत्रालय, उसके बाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय है और उसके बाद डिफेंस मंत्रालय का कार्यालय। तो आप समझ सकती हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके बीच में बैठी हुई हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके पास गई हैं। तो ये पूरे पावर सेंटर का क्या दृष्टिकोण है इस साल पूरे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में बल्कि वो क्या ग्राफ है जिसके कारण, जिसके तरीके से पूरे देश की जो रोजगार की स्थिति को और दुरुस्त किया जाए, पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी है, उस आर्थिक मंदी को दूर करने में भारत G20 के प्रेसिडेंट के रूप में क्या योगदान कर सकता है, उसका भी रिफ्लेक्शन इस बजट में निकलेगा। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक वो संक्षिप्त तौर पे अपनी बातें बताती है, लेकिन चूंकि बजट जो है, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार का दस्तावेज होता है और उसको कैबिनेट की संस्तुति मिलने के बाद, अभी 10 बजे के करीब 10
10 मिनट पे कैबिनेट की मीटिंग होगी संसद भवन परिसर में, और उसके बाद लोकसभा में जब पेश होगा तो एक के बाद एक चीजें अनफोल्ड होती जा रही हैं कि ये बजट दो तरीके से काम करेगा। एक तो तात्कालिक जो समस्याएं हैं देश की, और उसके बाद दीर्घकालिक जो मामले हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, आर्थिक संरचना से, आधारभूत संरचना से, स्मॉल मीडियम स्केल, और उसके अलावा बिग इंडस्ट्री के भी मजबूती के लिए, इन सारे चीजों का। अखिलेश सुमन, आपका रुख करेंगे, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन संसद भवन परिसर से सूरज मोहन झा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सूरज, वहां पर किस तरह की सरगर्मियां हैं? आज बजट सत्र का जो है दूसरा दिन है, पेश होगा देश का आम बजट, उम्मीदों का बजट, आशाओं का बजट, आकांक्षाओं का बजट, किस तरह की सरगर्मियां वहां पर? अमृता, संसद भवन परिसर में अब जो हलचल है वो काफ़ी तेज हो चुके हैं और यहाँ पर मीडिया हो चाहे सांसद हो, उन लोगों का आना शुरू हो गया है। चूंकि 10:10 पर कैबिनेट की बैठक होनी है। इस समय अमृता मेरे साथ बात करने के लिए रतनलाल कटारिया जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हम इनसे बजट के बारे में बात करते हैं। रतनलाल कटारिया जी, इस बार के बजट की क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? प्रधानमंत्री ने कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का जो बजट होगा वो जन कल्याणकारी बजट होगा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि पिछले 8 वर्षों की लगातार जो है कल्याणकारी योजनाओं की ओर बढ़ते हुए ये बजट भी बहुत ही जबरदस्त कल्याणकारी होगा। और हमें पूरी आशा है कि जननायक भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री सीतारमण जी एक बहुत बेहतरीन बजट जो है इस देश की जनता के सामने पेश करेगी, जिसमें रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा और जिस तरह से भारत प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसको और 4 चांद लगेंगे और विश्व के अंदर भारत की जो पताका आज फहरा रही है उसमें और मदद मिलेगी। G20 की मेजबानी भारत को मिली है और इस बार के बजट में उसका भी असर देखने को मिलेगा। आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे हैं, तो अगर हम कहें समाज के वंचित वर्ग, जो शोषित वर्ग हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी इस बजट से? भारतवर्ष के अंदर G20 हो रहा है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अभी जो पीछे बाली में हुआ था उस सम्मेलन को भी अंतिम क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंटरवेंशन से सफल बनाया गया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने बाली में कहा था कि इट इज नॉट ए टाइम ऑफ वार, इट इज ए टाइम ऑफ पीस, और तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था कि वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। सूरज, आप वहां पर लगातार बने रहिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शंकर जी, अगर बात करें इस बजट की, जैसे कि यहाँ पर मेरे सहयोगी ने भी पूछा, माननीय सांसद से, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत में ही सम्मेलन होने वाला है, तो क्या G20 सम्मेलन और अध्यक्षता भी रिफ्लेक्ट करेगा इस बार के बजट पे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बजट में मुझे उम्मीद है इसका संकेत तो ज़रूर मिलेगा जी। और जो कल आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई है कि विश्व में जो आर्थिक संकट पिछले वर्ष में रहा है विकसित राष्ट्रों में और विकासशील राष्ट्रों में, पड़ोसी राष्ट्रों में, तो उन सब की अपेक्षा भारत की स्थिति बेहतर रही है जी। और आज हम पहली बार हुआ है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ अमेरिका से कम रहा है और पहली बार ये है कि जो पड़ोसियों राष्ट्रों में जो जितनी कठिनाई हुई है उसके मुकाबले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जी जी। और दीपशिखा सिकरवार जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा सिकरवार जी, हम अमूमन देखा जाता है पिछला बजट कैसा रहा और इस बार का बजट कैसा रहने वाला है, ये तुलना मोटे तौर पर की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो उन्होंने 9 साल का लेखा जोखा जो है उस अभिभाषण में परिलक्षित किया और उसमें कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की गई उस अभिभाषण के जरिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगातार सरकार और देश प्रयास कर रहा है और इसी को आगे बढ़ाने का काम इस बार का वित्त बजट भी करने वाला है।
तो दीपशिखा जी से लगता है हमारा तो दीपशिखा जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम ऋचा गुप्ता जी से और मोनिका हलन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, इसी सवाल को लेके आते हैं क्योंकि जो हमारा ये सेगमेंट है 9 से 10 का प्रतिबिंब, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कल अभिभाषण दिया बजट सत्र के पहले दिन और जिन बातों का उल्लेख किया, सरकार के पिछले 2 जो कार्यकाल रहे उसका पूरा लेखा जोखा, एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की जो भावना रही है सबका साथ सबका विकास के साथ 2014 में जो शुरुआत की और जो अंत्योदय तक की भावना से ओतपोत रही, क्या आगे भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस बजट में? आपसे समझना चाहेंगे इस बात को। जी नमस्कार से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी जो पैनलिस्ट ने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कंटिन्यूटी रहेगी, जो एक एजेंडा, जो एक विजन लेके सरकार अभी चल रही थी पिछले सालों में, वी कैन एक्सपेक्ट कि उसी कंटिन्यूटी से बजट में हमें चीजें दिखाई देंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस, डिजिटल इंडिया पे एम्फेसिस, पीएलआई स्कीम्स पर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का एम्फेसिस, और जो एक इकोनॉमी में कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमी से जो आशा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ कम है, स्लो है, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो रिस्क हैं वो अभी कंटिन्यू करेंगे, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक्सपोर्ट्स जो हमारे अभी ग्रो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इन सब चीजों पर भी बजट से एक्सपेक्टेशन है कि इन सब रिस्क, इन सब इश्यूज, इन सब चैलेंजेस को देखते हुए बजट इस साल का और आगे के सालों के लिए अपने प्लान और विजन पर फोकस करेंगे। तो कंटिन्यूटी भी रहेगी, लेकिन जो इस साल के चैलेंजेस हैं उन पर भी फोकस रहेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है बजट से। जी, हम बता दें हमारे सहयोगी नव विक्रम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। नव विक्रम, क्या माननीय सांसद वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्या कुछ माननीय सांसदों से आपकी बात भी हुई है? अगर बात हुई है तो उनकी क्या अपेक्षा है इस बार के बजट से? जी बिल्कुल प्रतिबिंब, कुछ सांसद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और जाहिर है कि सभी की अपेक्षा है कि जो भारत की जो विकास यात्रा है और उसमें एक ये अहम बिंदु होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। चूँकि हम बताना चाहेंगे आपको प्रतिबिंब, ज़्यादातर जिन सांसदों से बात हुई मैंने पूछा कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें भारत का फोकस रहने वाला है, जिसमें बजट का फोकस होना चाहिए या हो सकता है। तो मैं आपको उन कुछ सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा सांसदों ने कहा कि डिफेंस के जो क्षेत्र में है, जिस तरीके से हमारा इंपोर्ट, जो कि हम लगभग पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर थे, अब वो इंपोर्ट कम हुआ है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम सेक्टर जो बात हुई, सांसदों ने कहा कि जिस तरीके से कोविड के दौरान हमने देखा कि वैक्सीन मैत्री के बारे में, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको लेकर इस बजट में काफ़ी और आगे किया जा सकता है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अगर उसका देखें तो भारत बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि यूएनजीए ने एक ऑफिशियल तरीके से भारत का शुक्रिया कहा था इस कोविड काल के दौरान, और भारत ने कई देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। इसके अलावा आपको याद होगा ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने तो हनुमान जी की संजीवनी लाते हुए तस्वीर पोस्ट कर भारत का शुक्रिया किया था। तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है और जाहिर है कि कृषि को लेकर खास तौर पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते हैं कि सांसद जो क्षेत्र से आते हैं तो रूरल डेवलपमेंट को लेकर और कृषि को लेकर खास तौर पर लोग सांसदों की अपेक्षाएं हैं कि इस बार और ज़्यादा बेहतर होगा। हम बीते बजट में देखते रहे कि सरकार का कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है, लेकिन इस बार चूंकि ये चुनाव से पहले कहें आखिरी बजट है, इसके बाद अंतरिम बजट होगा, तो सरकार कोशिश भी करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देश की ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है, और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र पर फोकस किया जाए। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर है जैसे कि हमारे अभी पैनलिस्ट बात कर रही थी कि तमाम चुनौतियां हैं
क्योंकि आईएमएफ ने कल ही कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो कम रहेगा। तो ऐसे में जब ग्लोबल ग्रोथ रेट कम रहेगा तो उसका भारत पर ये असर तो पड़ेगा, कि उसका असर पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ चुनौतियां हैं भारत के सामने। और हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार जो कि सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और चूंकि इस सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कल जो बातें कही अपने अभिभाषण में और सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया जो कि सबका साथ सबका विकास की भावना से ओतप्रोत था, और अंतिम आदमी तक विकास जो है वो पहुंचाने का लक्ष्य हमने पिछले कार्यकाल में देखा है इस सरकार के। अब जो चुनौतियां हैं मैडम, हम देख रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियां किस तरीके की हैं, स्लो डाउन है, और जो अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक स्तर पर, और जो महामारी के दौर से हम गुजरे, और अब चूंकि अर्थव्यवस्था जो है हालांकि पटरी पर लौटी है, लेकिन चूंकि वित्त मंत्री भी कहने से अब और बूस्ट देना है, इसे इसको पटरी से पर दौड़ाना है। तो किन चुनौतियों के साथ कितनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और इस बजट में किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हम कोविड महामारी के दौर से निकले हैं और अब जो है हमने काफ़ी रिकवर कर लिया है। और कल हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि रिकवरी जो है अब कंप्लीट हो गई है, पूरी हो चुकी है, और अब हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ाना है, उस गाड़ी को और तेज़ दौड़ाना है। तो ऐसी आशा की जा रही है कि जो अभी तक किया गया है नीतियों में, उन नीतियों को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको और बूस्ट देने की बातचीत है। निवेश को कैसे और आसान किया जा सकता है, कैसे और बढ़ाया जा सकता है, निजी क्षेत्र के निवेश को कैसे, विदेशी निवेश को और बढ़ाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल कृषि क्षेत्र को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि वो पूरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सके। और जैसा कि आपने भी कहा कि अभी वैश्विक स्तर पे बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पे एक मंदी का दौर चल रहा है, खासतौर पे वो जो मार्केट्स हैं हमारे निर्यात क्षेत्र के लिए, उनमें तो निर्यात क्षेत्र को भी थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी। तो ऐसी आशा की जाती है कि इस क्षेत्र के लिए भी शायद सरकार कुछ करेगी इस बजट में। और ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए और निवेश के सपोर्ट के लिए जो पीएलआई स्कीम्स आई हैं उनको और आगे शायद बढ़ाया जा सकता है, और क्षेत्रों के लिए पीएलआई लाई जा सकती हैं। पीएलआई के लिए एलोकेशन जो है, पैसा जो है और शायद उनको दिया जा सकता है। तो इन सारे क्षेत्रों के लिए कुछ मेजर्स जो हैं ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि आएंगे ताकि ये ग्रोथ जो है इसको और बूस्ट दिया जा सके। जी, और मोनिका अलान भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, यहाँ पर बात की जा रही है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बड़ी है, और शायद उसी का नतीजा है कि हमारा निर्यात भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात को और बढ़ाना, निवेश को जो है लेकर आना, ये दो बड़े लक्ष्य हैं इस सरकार के। तो क्या माना जाए इन लक्ष्यों को कहीं ना कहीं टारगेट करता हुआ ये वित्त बजट होने वाला है इस बार का? कि इसमें चुनौतियां बहुत सारी हैं, पर जो निर्यात है उस पर शायद हम लोग बजट के थ्रू कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका और मोनिका जी की आवाज़ थोड़ी कम है। हम बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं थोड़ी देर पूर्व की तस्वीरें हैं, जब वित्त मंत्री पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनसे अनुमति प्राप्त करने के लिए, वित्त बजट पेश करने के लिए। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जो साझा की जा रही हैं संसद टीवी पर। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले चूंकि मुलाकात हुई है वित्त मंत्री की राष्ट्रपति से, और ये तस्वीरें भी अपने हाथ में ऐतिहासिक हैं। देश की राष्ट्रपति महिला, और उनका पहला बजट सत्र ये जिसको उन्होंने कल संबोधित किया, और वित्त मंत्री जो कि अपना लगातार 5वां जो बजट है, आम बजट, देश की उम्मीदों, जनता की आकांक्षाओं का बजट आज वो पेश करने वाली हैं। तो ये मुलाकात इनकी हो चुकी है, और 11 बजे का इंतजार है हम सभी को, जब जो बजट का पिटारा है वो खुलेगा और मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जो हैं वो देश को बताएंगी कि उनकी उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतर रहा है। जी हाँ, मोनिका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, जो सवाल मैंने पूछा था कितना अहम है, क्या इन दोनों बिंदुओं को कहीं ना कहीं टारगेट करता हुआ होगा इस बार का वित्त बजट? जैसे मैं कह रही थी कि निर्यात के ऊपर शायद बजट का कुछ असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप रिसेशन में चले जाते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा। पर मेरा जो मानना है, इस निर्यात की बात को छोड़ के
एक ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि ये प्री इलेक्शन बजट होगा और फ्रीबीज दी जाएंगी। जितना मैंने इस सरकार को समझा है जी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कदम उठाएंगी वित्त मंत्री जिससे जितनी मुश्किल से जो बजट है वो काबू में आया है। जो बजट के ऑफ बजट आइटम्स थे पिछले 2 बजट में, उनको ऑन बजट लिया गया है। जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है, अब वो नंबर का कुछ मायना है, क्योंकि पहले वो छुपाया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है बजट काबू में आया है और मुझे नहीं बजट कैसा होगा उसका रिफ्लेक्शन अभी से नजर आने लगा है, शेयर मार्केट में नजर आने लगा है मोनिका जी। और अभी तक जो खबर है 437 अंक ऊपर है। ऐसे नहीं होगा। बाजार की अगर बात करें तो 437 अंक ऊपर है। और राजीव कपूर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव कपूर जी, ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसका मुझे लगता है सिर्फ उसी के ऊपर एक पटरी बन गई है, उसके ऊपर ही फोकस है। ये नहीं कि अब इस साल ऐसे करते हैं, अब दूसरे साल वैसे करते हैं। और इसका जो फायदा होता है वो एक जब मोमेंटम बन जाता है, रफ्तार बन जाती है, और फिर जब इकोनॉमी चलने लगती है तो जो फायदा जो सैलरीड है, जो मांगते हैं, जो कुछ रखते हैं एक्सपेक्टेशन बजट से, मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि एक आध साल का संयम और है। एक बार जब ग्रोथ निकल पड़ती है इकोनॉमी में तो जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीमेंट्स, अपॉर्चुनिटी सब बढ़ती हैं। जो 91 की जनरेशन है, जो उस साल उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी थी, अगले 10 साल में काया पलट हो गई थी, क्योंकि रिफॉर्म्स तब हुए थे। पिछले 5-6 साल में जो रिफॉर्म हुए हैं, बजट की तरफ ना देखे सैलरीड क्लास, ये देखे कि जो ग्रोथ इकोनॉमी में आएगी अब, उसकी वजह से जो फायदा होगा वो कहीं ज्यादा होगा 10,000 इधर और 5,000 उधर मिलने से। मुझे यही लगता है कि इसी डायरेक्शन में अगर हम चलते रहेंगे तो शायद भारत एक अकेला देश होगा अगले कुछ सालों में जिनका जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 6-6.5 की, वो कामयाब बिल्कुल रहेगी। मोनिका जी, उम्मीद भी इसी की जताई जा रही है। और जैसा कि प्रतिबिंब ने अभी बताया भी कि इसका असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स जो है 437 अंक के उछाल के साथ ऊपर चढ़ गया है। और राजीव जी जो कि जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव कपूर जो कि एमडी हैं स्टील बर्ड हेलमेट्स के। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चर्चा में आपको शामिल करना चाहेंगे। और ये जो उछाल है, सेंसेक्स का जो उत्साह है, उसे किस नजरिए से देखें? ऐसे जब भी बजट आता है तो सबकी उम्मीदें बहुत होती हैं कि बजट बहुत रंग लाएगा, और मोदी सरकार के जितने भी बजट आए हैं आज तक वो सब रंग लाए हैं। ये इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा बजट होगा, इसलिए उछाल तो मस्ट ही है जी। और जहां तक हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सब्सिडी और जरूर देनी चाहिए इनकम टैक्स में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। लोगों के हाथ में अगर अच्छा कैश आएगा तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, वो और खर्चा करेंगे, तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मिलेंगी थ्रू जीएसटी। अगर वो कुछ भी खरीदते हैं तो जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी। दैट इज वेरी गुड। दूसरा, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तो सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो उससे जीएसटी कलेक्शंस बहुत बढ़ रही हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि हमें बहुत जॉब्स क्रिएट करनी है। हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, उसके लिए सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, मैं कहता हूँ जो 1000 वर्कर्स रखते हैं, गवर्नमेंट को उनको सब्सिडी देनी चाहिए। जो 2000 वर्कर्स रखते हैं अपनी एक कंपनी में, उनको और सब्सिडीज देनी चाहिए, ताकि लोग मैन पावर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मैन पावर के प्रति जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियों पे 28% जीएसटी है, जिसमें मैन पावर बहुत लगती है, उस पर जीएसटी की दर गवर्नमेंट को घटा देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोज हम 1000 एम्प्लॉय रखते हैं अपनी कंपनी में, तो ईएसआई, पीएफ गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे दे, कुछ सब्सिडी दे, ताकि लोग, अभी सब लोग ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहे हैं जी। ठीक है, वो बहुत जरूरी है ऑटोमेशन करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना। बट अगर हम 140 करोड़ जनसंख्या है, अगर हम उनको काम देंगे तो वो हमारे देश के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो हमें जो भी हमारे लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। जी जी।
अजय जी, यहाँ पर एक बात सामने आई है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और भी बढ़ाने का प्रयास संभवतः नजर आएगा इस बार के बजट में। लेकिन अगर निर्यात की बात की जाए तो वैश्विक परिदृश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और वैश्विक परिदृश्य कहीं ना कहीं नकारात्मक नजर आ रहा है। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए? चुनौती तो अवश्य है, लेकिन मैं मानता हूँ जब विदेशी बाजार में थोड़ी मंदी ताकतवर देशों में से जो हमारे जैसे देशों को एक अवसर मिलता है वित्त मंत्री के हाथ में जो टैबलेट है बाजार में ज्यादा स्थान। एक बार अपडेट कर देता हूं मैं अपने दर्शकों को। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई थी, उनसे अनुमति प्राप्त करने गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है इस देश का, और उनसे अनुमति वित्त बजट पेश करने के लिए मांगने गई थी। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और संसद टीवी पर साझा कर रहे हैं हम सबसे पहले। और लगातार विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ संभावित है इस बार के वित्त बजट को लेकर। जी अजय जी। बात यह है कि जिस पर चर्चा कम होती है तो लगा हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का तो एक्सचेंज रेट बहुत गिरा है, हमारा कम गिरा है, लेकिन रियल एक्सचेंज रेट जो है उसको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की आवश्यकता है कि उससे दोनों जगह फ़ायदा होता है। जो हमारे यहाँ आयात होता है, जो बाज़ार में विदेशी माल हम खरीदते हैं, उसकी जगह हमारे देश में बना हुआ माल हम खरीदेंगे और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा कर सकेंगे। तो एक्सचेंज रेट पर चर्चा थोड़ी कम होती है, बजट का समय नहीं है उस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन वो एक अहम विषय है जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है निर्यात पर और देश के उत्पादन पर। बिल्कुल सर, जैसे कि प्रतिम ने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, और इन सबके का जो एक बेस है, दीपशिखा जी मैं आपको चर्चा में शामिल कर रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, हमने देखा कि सरकार के दोनों ही कार्यकाल में इस पर खासा फोकस रहा और इसका जिक्र कल राष्ट्रपति जी ने किया भी अपने अभिभाषण के दौरान। किस तरीके से, चाहे वो नेटवर्क बिछाना हो मेट्रो का, या फिर देश की 99% बस्तों को सड़क मार्ग से जोड़ना हो, या फिर सड़कों का जाल बिछाना हो, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है। इस बजट में इसको और गति मिलने की और बूस्ट मिलने की उम्मीद है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहा है। हमने देखा कि सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आई थी जिसमें 9000 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गति शक्ति की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अगर हम चाहते हैं कि निवेश आए, उद्योग जगत को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले, उनके लिए कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो, उसके लिए आधारभूत ढांचे में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आम आदमी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है आसान हो जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पिछले बजट में भी देखा था कि एक बहुत बढ़ोतरी की गई थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। इस साल भी, इस बार के बजट में भी ऐसी उम्मीद है कि इसको और बढ़ाया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और पुश किया जाए। हमने देखा है कि रेलवे, हाईवेज जो हैं, रेलवे में स्टेशन रीडेवलपमेंट, ट्रैक्स को बढ़ाने की बात है, नई ट्रेन्स लाने की बात है। तो रेलवे में भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत पुश रहेगा और हाईवेज में तो बहुत काम हो ही रहा है, तो एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। और उसके अलावा जो रैपिड रेल नेटवर्क है, जो बड़े बड़े शहर हैं या छोटे भी शहर हैं, उनमें भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो आधारभूत ढांचे में सुधार एक बहुत बड़ा फोकस है इस सरकार की। जी जी, राहुल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं सचमुच से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियाँ चल रही हैं इस वक्त संसद भवन के प्रांगण में भी, और वित्त मंत्री मिल चुकी हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से मिलने के बाद कैबिनेट की अनुमति प्राप्त करेंगी तकरीबन 10:15 बजे। क्या जो अभिभाषण में कल कहा राष्ट्रपति ने, 9 बरस का भी लेखा जोखा उसमें दिया गया और उसमें ये बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को और मजबूत करने की कोशिश क्या इस बजट के द्वारा की जाएगी, या फिर लोक लुभावना रखने का प्रयास इस सरकार का होगा, क्योंकि ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा इस सरकार का? जी राहुल जी। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारी आवाज, आपकी आवाज हल्की आ रही थी जी।
जी, हम ये कह रहे थे कि 9 साल में सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। इस आत्मनिर्भरता को और बढ़ाने का प्रयास ही होगा क्या इस बजट में, और इस प्रयास में क्या कुछ चुनौतियां आप देखते हैं? राहुल जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रतिबिंब, लेकिन हम हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट जुड़े हैं, अजय जी, चूंकि इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, राहुल जी से बात नहीं हो पाई, उनसे हम ये आगे सवाल करते कितनी उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को। सरकार का फोकस रहा है, हमने देखा इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को लेकर भी, चाहे वो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था देना हो, लेकिन इस बार हम क्या देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में इस बूस्ट को और भी ज़्यादा तेज करने के मूड में है गवर्नमेंट? इस सरकार की तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम सफल हों। तो पीएलआई स्कीम के फल हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार हम मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट करने लगे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, इसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम कुछ और क्षेत्रों की ओर और एक्सपेंड होगी। जी, और कहाँ जाएगी वो देखने की बात है, लेकिन मैं चाहूँगा या उम्मीद करूँगा कि जहाँ रोजगार का सृजन ज़्यादा हो वहाँ भी ये स्कीम जाए। जी, अगर और दीपशिखा जी बात एक और करें, चीज़ जिसकी हम उम्मीद करेंगे, जिसका आपने भी जिक्र किया था, कि सरकार अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अब अगले कदम की ओर जाए और सोचना शुरू करे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हम कैसे कम करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा तभी निजी निवेश होगा, रोजगार मिलेगा। और एक और जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है करीब 100 बिलियन का हो गया है जी, और हमारा पूरा व्यापार 2-3 बिलियन का होता था, और जो भी आता है वो माल हमारे देश में पहले भी बनता था, आज भी बनता है, बन सकता है। तो कहीं हम उम्मीद करेंगे बजट में और बजट के बाद भी कि एक ठोस प्रयास हो कि चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तेज़ी से कम हो, और जितनी तेज़ी से कम होगा हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दो विषय यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण सामने आए हैं। एक तो व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, और दूसरा निर्यात भी, निर्यात के नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं। और नए क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो रक्षा से जुड़े हुए जो निर्माण हैं उनमें न केवल तेजी हुई है बल्कि उनका निर्यात भी बढ़ा है। कितना महत्वपूर्ण? बहुत ज़्यादा। डिफेंस जो है हमने देखा है कि, और ये सरकार ने एक बहुत सारी नीतियां में बदलाव किया था, एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई थी, उसके अलावा जो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया था, और पूरा इकोसिस्टम जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का देश में खड़ा करने की बात है, ताकि उनके एंसिलरीज भी आएँ और ताकि रोज़गार बढ़े, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, और निवेश की विदेशी निवेश भी हो, और उसके अलावा देश जो है एक एक्सपोर्ट हब की तरह उभरे डिफेंस के क्षेत्र में भी। तो ऐसी आशा की डिफेंस के लिए पीएलआई की भी बातचीत है। तो ये जो फोकस एरियाज़ हैं, ये इस बार इस बजट में भी डिफेंस जो है उसमें, और डिफेंस ही नहीं, पूरे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से और इनकरेज किया जा सकता है, इसके ऊपर बजट में ज़रूर कुछ मेजर्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मिस्टर राहुल गर्ग हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, किसी तकनीकी खामी से उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन वो जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, एसोचैम। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और सवाल आपसे ये कि 7 करोड़ से ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले जो जनता है वो बजट का तीसरा बड़ा चेहरा है, और सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से करीब 15 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। डायरेक्ट टैक्स को लेकर भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, इसमें क्या कुछ गुंजाइश नज़र आ रही है इस बजट में? अभी तो फोन तो पेश है, अभी हो जाएगा सर। जी राहुल जी। हाँ कहिए। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, और लोगों की उम्मीदें इस बार हैं। हाँ। किस तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं इसको लेकर?
राहुल जी, आप तक आवाज मिल रही है? 2014 के बाद से जो बजट के मोमेंटम और बजट की डायरेक्शन है जी, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। राहुल जी, आप जारी रखें। वो सुन नहीं पा रहे। साफ है, आपकी आवाज साफ आ रही है। जी जी जी, जारी रखें अपनी सुन बात। नहीं पा रहे हैं वो हमको। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से भेंट कर चुकी हैं। कह रहे थे कि 2014 से जो बजट की डायरेक्शन चली है जी जी कंटिन्यू कीजिए आप राहुल जी, आवाज साफ है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 2014 से जो बजट की डायरेक्शन है, ग्रोथ और सपोर्ट टू आम पब्लिक, वो कंटिन्यू रहेगी। और इस बजट में स्पेशली हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन, जिससे कि आम आदमी और जनता को काफ़ी परेशानी होती है, उसको कंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी प्रयत्न नज़र आएंगे। और जहाँ तक टैक्स का सवाल है, टैक्स का कलेक्शन पिछले साल अच्छा, इस साल अच्छा रहा और उसकी वजह से थोड़ा सा फिस्कल स्पेस ज़्यादा मिलता है ग्रोथ के इंसेंटिव्स के लिए और वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो हमको ये उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का चलता रहेगा। और डिमांड जिस तरीके से बढ़ पा रही है और इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, उससे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन कम करने की वजह से आम जनता को काफ़ी रिलीफ मिलेगा बजट के कुल प्राविधानों से। और टैक्स के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि टैक्स ऊपर नीचे करने से सिर्फ 6 करोड़ लोगों को फ़र्क पड़ता है और इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होने से 140 करोड़ लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट का फोकस ज़रूर इस बात पे रहेगा कि हम इन्फ्लेशन को कम रखें। टैक्स रेट, इंडिविजुअल के टैक्स रेट भी रीज़नेबल हैं। हो सकता है जो लोअर मिडिल क्लास है उसको थोड़ा टैक्स का रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना पिछले दिनों बढ़ा रहा उससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। ये मुझे उम्मीद है बजट से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रहेगा, इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश की जाएगी, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को टैक्स में कुछ रिलीफ दी जा सकती है ताकि उनका इन्फ्लेशन का बर्डन फॉर द ईयर थोड़ा कम हो जाए। जी जी, ऋचा गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, आपने सुनी बातें, कहीं ना कहीं बातें ये आ रही है कि थोड़ा सा मध्य वर्ग को छूट दी जा सकती है। पिछले 9 बरस में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए सबकी मध्य वर्ग की अपेक्षा भी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक मोटा सवाल जो है वो इंडस्ट्री के सामने आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, लेकिन अगर विश्व परिदृश्य ऐसा ही बना रहेगा तो निर्यात हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चुनौती रहेगी। तो क्या जो हमारा आंतरिक बाजार है उसको मजबूत करने की दिशा में भी सरकार को कोई बड़ा कदम इस बार के बजट में उठाना चाहिए? जी देखिए, ये तो जनरल जो अभी एक डिस्कशन हो रहा है, जो हम बातें कर रहे हैं, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि सरकार जो है वो चैलेंजेस को लेके काफी अवेयर है। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये सारे पॉइंट्स काफी अच्छे से डिस्कस थे। 2-3 बातें और जो है जिसपे जो सरकार के लिए सोचने वाली है कि अब जो हमारा इन्फ्लेशन का जो हमारा सिनेरियो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन ग्लोबली डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उनके भी प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। तो डोमेस्टिक लेवल पर हम प्राइसेस को कैसे मैनेज करेंगे, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेंगे। आरबीआई ने बहुत ही अच्छे से इसमें कोऑपरेट किया। रेट हाइक्स टाइमली हुए, आगे भी रेट हाइक्स जो है वो आरबीआई अब क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है, आरबीआई भी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है, तो दे विल सी कि वो किस तरह से अपने
रेट हाइक को आगे जाके मैनेज करेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि रेट हाइक्स जो है अब क्रेडिट सप्लाई पे ज्यादा इम्पैक्ट ना करें, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे ने भी पॉइंट आउट किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस समय डीलेवरेज्ड है। जी, बैंक्स हैं वो फुली कैपिटलाइज्ड है, दे आर गियर्ड अप, वो गियर्ड अप है लोन देने के लिए। तो आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन को मैनेज करना, ग्रोथ को मैनेज करना, दोनों के लिए अपने रेट हाइक्स मैनेज करना है। जी, जहां तक हम बात कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट की, इंटरनल मार्केट की, वहां पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक होती हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अभी भी हमको अपनी लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस होगा, ऐसी एक उम्मीद है। क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ने से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, हम सिर्फ सड़कों की या ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिससे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कंट्री में मोबाइल नेटवर्क स्प्रेड होने से, डिजिटल कनेक्टिविटी स्प्रेड होने से कितना सारा इकोनॉमिक वैल्यू एट द कंज्यूमर लेवल अनलॉक हुआ है। और हमारी ग्रोथ का जो प्राइमरी रीजन है वो है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन। बिल्कुल। सो उस सब को मैनेज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद ये है कि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फोकस है वो अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जाएगा और ग्रोथ डायनामिक्स पर फोकस रहेगा। इन्फ्लेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, उसके लिए आरबीआई अपना काम कर रहा है और अभी तक अच्छे से वेल मैनेज होके हमारा इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स मैनेज। बिल्कुल, चर्चा में हम वापस लौटेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रपति भवन से वापस जाती हुई ये तस्वीरें आपके सामने। और पवन शर्मा संसद भवन परिसर में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पवन, इस समय की हाइलाइट्स क्या हैं, किस तरह की हलचलें वहां पर? पवन, आप तक आवाज आ रही है? पवन, संसद भवन परिसर में आप मौजूद हैं, इस वक्त की हलचलें वहां पर क्या? जो है बिल्कुल, क्योंकि वित्त मंत्री को है यहाँ पे 10 बजे पहुंचेंगी अपने राज्य मंत्री, दोनों राज्य मंत्रियों के साथ। गेट नंबर 1 पर वो फोटो अपॉर्चुनिटी रहती है, उसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल ली जाती है। तो थोड़ी देर में आपके सामने तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। पर जहाँ तक मैं बात करूँ इस बजट की, अमृता, इस बजट में बड़ा क्या है, खास क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अमृतकाल का बजट है, देश का 75वां बजट है। दूसरी बात ये भी है कि 2024 में, अगले वर्ष जो है आम चुनाव हैं, उसको भी उससे पहले ये सरकार का पूर्ण बजट होगा। तो एक साल पहले ही सारी नीतियां सामने देश के सामने होती है, उसका फायदा एक साल बाद होगा। तो बड़ा चुनाव है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही इसी वर्ष 9 राज्यों के चुनाव हैं देश में, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि बजट में जो जनता को राहत की उम्मीद है, उसको बड़ी उम्मीद है इस अमृतकाल के बजट से। और बड़ी बात जो सबसे पहले रहने वाली है कि टैक्स पेयर का मामला, अमृता, ये बहुत कई वर्षों से 2014 के बाद जो टैक्स स्लैब है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। देश का जो करदाता है, 8 करोड़ करदाता है देश में, टैक्स पेयर्स हैं, तो उनको बड़ी उम्मीद है कि जो 2.5 लाख तक की छूट की लिमिट है वो 5 लाख तक की जाए, ऐसी उम्मीद सभी देश के लोगों को है। उसके साथ ही महंगाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है अमृता। महंगाई में 1100 रुपए के करीब का जो है सिलेंडर मिल रहा है, उसमें जो एक सिलेंडर पे छूट मिलती है वो छूट आगे भी जारी रहेगी, ऐसी भी उम्मीद लोगों को है। उसके बाद बड़ी बात, जैसे कल आर्थिक सर्वेक्षण में ये संकेत मिले कि देश में जो रोज बेरोजगारी है उसका जो घटा है, बेरोजगारी की जो दर है वो घटी है, 8.3 से 7.2 हो गई है इस वर्ष। तो ये अच्छे संकेत हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी कहा गया कि अगले आने वाले वर्षों में जो रोजगार जो है जनरेट होगा। सीधा उसमें आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवी, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जो जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो जो सारी कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनसे 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये बड़ी बात है देश के लिए, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत मिले हैं। और सरकार का भी ये कहना है कि आने वाले वर्षों में जो भी आर्थिक सुधार बीते वर्षों में किए गए हैं, उसका परिणाम जो है अब वो देखने में सामने आएगा। आपके पास लौटेंगे अजय जी। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जो मेरे दिमाग में काफी देर से चल रहा था। राहुल जी ने कहा कि टैक्स स्लैब को लेकर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उसमें अगर परिवर्तन है तो मात्र 6 करोड़, उन्होंने कहा 600 करोड़ लोग और इनको फायदा होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन पर सरकार काम करती है तो देश की 140 करोड़ जो जनता है उसको लाभ होगा। मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगी कि महंगाई को कर्ब करने के लिए सरकार
की जो कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब होंगी, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। हम उम्मीदों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं उस पर भी मैं चाहूँगी आप फोकस करें। नहीं, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, उसमें हमें थोड़ी कामयाबी मिली है, और सरकार की नीतियों से और रिजर्व बैंक की नीतियों से, और दोनों ने मिल के काम किया है जी। तो सरकार ने क्या किया है, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स रेट्स कुछ कम किए, कुछ कुकिंग ऑयल वगैरह का इंपोर्ट ज़्यादा किया, तो सरकार ने ये किया और करेगी भी। और हम बता दें कि वित्त मंत्री अजय जी, वित्त मंत्री पहुंच गई हैं संसद भवन परिसर में अंदर जाती हुई, और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, सामूहिक चित्र ली जाएगा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जाएंगी, वहां से अप्रूवल लिया जाएगा, और उसके पश्चात 11 बजे वो अपना 5वां वित्त बजट पेश करने वाली हैं। क्या कहती हैं तस्वीरें दीपशिखा जी? बहुत सारी उम्मीदें हैं उस पिटारे में जो हम देख रहे हैं, और पूरे देश की ही हैं। अभी तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा ये पिटारा है या कोई गैजेट है। जी जी जी, आप अपनी बात आगे रखें। तो सरकार जहां आम आदमी को कष्ट होता है, वहां हस्तक्षेप करके आम आदमी को थोड़ी राहत दे देती है। जैसे कि गैस सिलेंडर की बात हुई, तो उम्मीद लोग करते हैं कि हो सकता है वहाँ थोड़ी और छूट दे दी जाए, अभी दी जाए, या जब चुनाव पास आए तब दी जाए। लेकिन वहाँ एक आवश्यकता भी है, क्योंकि आम घर के खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। तो जहाँ आम आदमी को राहत मिल सकती है, वहाँ तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और करती है। जी जी, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम लोग साझा कर रहे हैं लगातार। 5वां वित्त बजट और संभवतः मोदी 2.0 सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट बहुत महत्वपूर्ण है ये बजट, और सबकी निगाहें न केवल, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, कि न केवल भारत के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं लगी हुई हैं इस बजट से, बल्कि पूरे विश्व की नज़र हमारे इस वित्त बजट पर लगी हुई है। बिल्कुल प्रतिबिंब, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और देश को उसका आम बजट मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 5वां आम बजट पेश करेंगे, और सभी की निगाहें संसद में आज पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। देश का आम बजट 2023-24 कैसा होगा, देश की 147 करोड़ जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, बजट से देश के विकास की गति को कितनी रफ्तार मिलेगी, विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदम डिगे नहीं, महामारी से पूर्व की विकास दर को पाने के लिए सरकार की मुस्तैदी और चुनौतियों से निपटने के लिए बजट की दशा और दिशा क्या होगी। ये वो तमाम सवाल है प्रतिबिंब जो हमारे, आपके और देश की जनता के जहन में हैं, और जिसका जवाब जो है वो 11 बजे वित्त मंत्री देना शुरू करेंगी, और तस्वीर साफ होगी देश के आम बजट को लेकर। अजय जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि इन्फ्लेशन पर सरकार का जोर है, तो और उसको कम करने की सरकार की कोशिश है कि सरकार जहां जहां आम आदमी को ज्यादा कष्ट है, वहां हस्तक्षेप करके आम आदमी को राहत दे सकती है। जहां तक पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई का दौर है, उस पर रिजर्व बैंक जो है उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, और उसके बढ़ाने से कुछ इन्फ्लेशन कम हुआ है जी। तो मेरी उम्मीद है कि अब वो दौर आ गया है कि रिजर्व बैंक और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पहले गंभीरता से सोचे कि क्या उससे फ़ायदा होगा, या विकास की दर में थोड़ी हम एक हैंड ब्रेक सा लगाएंगे। और दूसरी बात जो संतोषजनक है वो ये है कि जब पड़ोसी राष्ट्रों में इन्फ्लेशन इतना रहा है, विश्व में इतना रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी शक्ति आ गई है कि जो इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर आना चाहिए था उससे कम आया है। जी जी। तो ये एक संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक आंतरिक शक्ति है जो कि पहले से बेहतर हो। लेकिन हमने देखा दीपशिखा जी, ये जो महंगाई है ना, वो कहीं ना कहीं सीजनल भी है। अक्टूबर के बाद जो है महंगाई कम होने शुरू हो जाती है, नई सब्जियों और फलों की आवक हो जाती है। लेकिन जो चुनौती है ना महंगाई को लेकर, वो तेल है, चाहे वो ईंधन वाला तेल हो चाहे खाद्य तेल हो, इनकी कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर किस तरीके से कंट्रोल पाया जाए, क्या वो भी परिलक्षित होगा इस बार के बजट में? प्रतिबिंब आपने एकदम ठीक कहा। हम ये दोनों तेल जो हैं इसमें परेशानी इसलिए आती है क्योंकि हम आयात पर बहुत हद तक निर्भर हैं। जो उनकी कीमतें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ जो हैं आयात हो रहे हैं। तो इसकी तरफ जो है सरकार ने, हमने देखा है कि इथेनॉल के ऊपर डाइवर्सिफाई, उसको मिक्स करने की बात की गई है। जहाँ तक खाद्य की बात है,
डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसकी तरफ बहुत फोकस किया जा रहा है। दूसरी एक और कमोडिटी है फर्टिलाइज़र, उसकी आशा की जाती है इस बजट में फर्टिलाइज़र का जो है देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे। तो महंगाई पे मतलब इंटरवेंशन जो है सरकार बराबर कर रही है, और ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइसेस में, उसको किस हद तक कम किया जा सकता है, उसको आम आदमी को किस तरह से उससे बचाया जा सकता है, इसकी तरफ बराबर इंटरवेंशंस किए जाते हैं कि आयात को किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर ड्यूटी किस तरह से कम की जाए, या कुछ पदार्थों का निर्यात है उसको रेगुलेट किया जाता है। जी बिल्कुल अजय जी और दीप शिखा जी, चर्चा में इतने समय तक बने रहने के लिए और इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और चर्चा में आगे कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतिबिंब, लेकिन आज का दिन बेहद अहम और हम सबकी जो निगाहें हैं वो 11 बजे के लिए टिकी हुई हैं, जब वित्त मंत्री अपना 5वां आम बजट जो है वो पेश करेंगी, और उसको लेकर जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, संभावनाएं हैं, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार संसद टीवी की जो खास कवरेज है वो जारी है सुबह से, और आज इसका विश्लेषण, बारीक विश्लेषण हम आप तक पहुंचा रहे हैं।